सभी का अभिवादन, यथोचित अभिवादन। आज एक ख़ास वजह से ये रील मैं बना रही हूँ। देखिए, एक फ़ोन आ गया। मैं ज़रा इसको देख लूँ, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, आज एक घटना ऐसी हुई है जिसकी वजह से मुझे आज आप लोगों से बात करने का मन किया। मैं अभी कहीं जा रही थी, लेकिन आप देख रहे हैं बाहर बारिश हो रही है, बारिश का शोर। तो मैंने कहा लाइए तब तक आप लोगों से बात ही कर ली जाए। आज दिल्ली से एक पुलिस के अधिकारी हैं, उनका फ़ोन आया था। मैं नाम उनका इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं, क्या पता उनको अच्छा ना लगे। फ़ोन आया था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फ़ोन तो अक्सर आता ही रहता है, तमाम दवाओं की से संबंधित बातें होती ही रहती हैं, लेकिन आज का फ़ोन क्यों इम्पोर्टेंट था वो सुनिए। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन है, सबको पता। उन्होंने ये कहा मुझसे कि वो अपनी बहनों को इस बार कुछ हल्की फुल्की दवाओं का पैकेज देना चाहते हैं। जैसे 50+ में ज़्यादातर क्या होता है, जैसे पेट में परेशानी होती है तो त्रिफला, हड्डियों की परेशानी है, होती ही है 50 के बाद, अमूमन होती ही। तो हल्दी रसायन, इम्यूनिटी बूस्टर, इन्हेलर, इस तरह की नॉर्मल सी दवाएं। उन्होंने कहा कि मिठाइयाँ और साड़ियाँ तो हर साल देते ही हैं, इस बार हम अपनी बहनों को कुछ नया देंगे, उनके लिए बनाइए। विश्वास कीजिए, सुबह से अभी तक ये बात मेरे दिमाग से उतर ही नहीं पाई है। जानते हैं, इस पृथ्वी पर एक यही संबंध ऐसा है भाई बहनों का जो नश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि भाई बहन एक ही माता की कोख से पैदा होते हैं, वे सहोदर कहे जाते हैं। तो ठीक है, उसके बाद शादी होती है, पति पत्नी बच्चे तमाम और रिश्तेदार, सास ससुर ननद देवरान जेठान साड़ू भाई वगैरह वगैरह, तमाम बहुत सारे रिश्ते आते हैं, दोस्त हैं, ये सब रिश्ते तो होते हैं। लेकिन जो स्थान अपने सहोदरों का है, अपनी माता के पेट से पैदा हुए भाई बहनों का, वो कोई नहीं ले सकता। आपको पता है, जब कुल देवी की पूजा होती है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, जब कुल देवी की पूजा होती है तो कुल देवी की पूजा में उस कुल के ही लोग बैठ सकते हैं। मतलब हम सभी भाई बहन ही इस पूजा में बैठ पाएंगे। हमारे जीवन साथियों को इस पूजा में बैठना अनुमति ही नहीं, क्योंकि वो सहोदर नहीं। तो आप समझ लीजिए सहोदरों का कितना महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। बहुत सारी बातें सोचते सोचते मुझे भी याद आ गया कि मैं अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी बहन हूँ। तो मेरा जो दूसरे नंबर का मंझला भाई है, एक बार ऐसे ही रक्षाबंधन, मतलब रक्षाबंधन उसी दिन था। रक्षाबंधन और भैया दूज, ये 2 त्यौहार ऐसे होते हैं कि जिस दिन बेटी की आदत है हम सबको, लेकिन ये 2 त्यौहार ऐसे होते हैं जिस दिन किसी को बेटी नहीं मिलती थी। पहले नहाओ, साफ स्नान करो, पूजा करो, राखी बांधो, मिठाई खिलाओ, उसके बाद चाय मिलेगी। उसके पहले चाय नहीं मिलेगी, उसके पहले मुंह किसी को जूठा नहीं करना, ये नियम था हमारा। तो
उस रक्षाबंधन के दिन भी मैं ऐसे ही तैयार व्यार हो रही थी। तब तक मेरी 5वें नंबर की बहन, मतलब हम भाई बहनों में जो 5वें नंबर पे है, उसने मुझसे आके कहा कि जीजी, मुन्ना भैया कह रहे हैं कि जब तक हम मोटरसाइकिल नहीं लेंगे हम राखी नहीं बंधवाएंगे। रक्षाबंधन का दिन था, राखी रखी हुई थी, बस नहा के बस बांधना ही था। और ये फरमाइश आ गई, वो भी उसने खुद नहीं की, उसने छोटी बहन से कहा, उससे छोटी है, वो 4थे नंबर का भाई था। और वो 5वें नंबर की बहन ने मुझे आके कहा कि जीजी ऐसा ऐसा कहा है मुन्ना भैया ने, मोटरसाइकिल लेंगे तभी हम राखी बंधवाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक। मैंने कहा चल राखी बंधवा ले, मिठाई खा ले, मैं भी चाय वाय पी लूँ, फिर अभी जाऊँगी शोरूम जाऊँगी तो मैं वहाँ से मोटरसाइकिल तुझे दिला दूँगी। आज ही की डेट में मोटरसाइकिल मिलेगी, कल की डेट में नहीं, आज की डेट में। उस वक्त मेरी माताजी गोलोकवासी हो चुकी थी और एक तरह से मैं ही अपने भाई बहनों की माँ भी थी, बाप भी थी। तो मुझे वो दिन अचानक याद आ गया जब यहाँ सवेरे सवेरे उन आदरणीय अधिकारी महोदय ने ये बात मुझसे कही कि वो अपनी बहनों को कुछ स्पेशल गिफ्ट देंगे। साड़ियाँ मिठाइयाँ तो हर कोई देता है। मुझे पट से वो दिन याद आ गया कि मुझे अपने भाई के लिए क्या करना पड़ा था। मैंने उसको कहा ठीक है, मैं आज ही के दिन में तुझे मोटरसाइकिल दिलाऊंगी। उस वक्त TVS मोटरसाइकिल शायद 25 से या 30 हज़ार की आती होगी, लेकिन मेरी हैसियत दिलाने की नहीं थी, मैं फाइनेंस कराती। उस दिन की कहानी और गजब की थी। खैर राखी वाखी बांध करके जब मैं निकली तो पता चला कि आज तो रक्षाबंधन है, बैंक बंद है सारे। अब क्या करें, उस समय तो कोई ATM का हिसाब किताब था नहीं, अब पैसा कैसे आएगा। और दूसरा चक्कर ये कि जब वहाँ गए शोरूम पे तो पता है ये चला कि वहाँ पर जो पूरा प्रोसेस होता है, लोनिंग का जो प्रोसेस है, वो भी आज के दिन नहीं होगा, स्टाफ छुट्टी पे गया है। तो वहाँ के जो इसके मैनेजर थे, मार्केटिंग के मैनेजर मिश्रा जी, मैंने उनसे कहा देखिए मैंने अपने छोटे भाई को वादा किया है कि मैं आज ही मोटरसाइकिल दिलाऊंगी, आप उसको मोटरसाइकिल दे दीजिए, ये मुझसे ब्लैंक चेक ले लीजिए, कल आप सारा प्रोसेस करके आप ले लीजिएगा, जैसे जैसे जो प्रोसेस, जो जहाँ साइन करना हो, जो कागज़ जमा करने हो, सब ले लीजिएगा कल, ये चेक आप रख लीजिए, ब्लैंक चेक। खैर उन्होंने भी मेरी बात का सम्मान रखा, मोटरसाइकिल दी उन्होंने। और फिर मैंने ये भी कहा कि उसको चलाने नहीं आता है, किसी को साथ भेज दीजिए अपने वर्कशॉप से ही, किसी को जो उसको थोड़ा चलाने के लिए गाइड भी कर दे और घर तक छोड़ भी दे। तो खैर उन्होंने ये भी सहयोग किया। मुझे वो दिन याद आ गया आज जब मैंने उनकी बात सुनी। मैं ये घटना आपको इसलिए भी सुना रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी बात है कि हर भाई अपनी बहन को साड़ी मिठाई तो देता ही देता है, हर साल देता है। तो साड़ी मिठाई कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई नया काम करें, इस तरह से कुछ अच्छी दवाइयाँ अगर हम दें, या कुछ उनके स्वास्थ्य वे जिस एज ग्रुप में है और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत आपको फील होती है। देखिए आपको तो पता ही होगा आपकी बहन को क्या परेशानी है, कौन सा रोग है, क्या दिक्कतें हैं, उससे संबंधित अगर कुछ आप दें तो ये वाकई एक अच्छी पहल होगी। अच्छी पहल ही नहीं होगी, ये समझिए एक तरह से ये नई परंपरा चल निकलेगी। और सोचिए कि बहन को भी कितनी वैसी खुशी महसूस होगी कि भाई को याद था कि हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, उसने मुझे घुटने की दर्द के लिए अच्छी औषधि बनवा के दी। भले आप उनको च्यवनप्राश दीजिए या कोई ताकत की औषधि दीजिए, मतलब कुछ आयुर्वेदिक चीज़। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है एलोपैथ दवा का बंडल खरीद के दे दीजिए, ये तो मैं नहीं कहूँगी। लेकिन मतलब ये है, नई परंपरा है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और मैं उनको, उन पुलिस अधिकारी महोदय को
आदरणीय हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उनकी बहनें उनको धन्यवाद देंगी, कब देंगी, जब भी देंगी, लेकिन विश्वास कीजिए मैं आज ही से उनको हृदय से भर भर के धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसी प्रथा, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा। कितनी क्रिएटिव सोच है ये। क्रिएटिव नहीं, मैं तो इसको क्रांतिकारी सोच कहूँगी। नहीं तो आज तक तो वही चलता है, बहनें आएंगी आपके वहाँ, आप मिठाई का एक डिब्बा देंगे, साड़ी का एक पैकेट दे देंगे। बहुत साड़ियाँ इकट्ठी हुई होंगी, क्या करेंगी इतनी सारी साड़ियों का भी। लेकिन अगर उनके स्वास्थ्य को, उनके जीवन को थोड़ा लंबा करने के लिए अगर आप कुछ देंगे तो लगेगा कि ये सच्चा प्यार है। और ये वो प्यार होता है जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। आपको कैसा लगा और ये विचार आपको कैसा लगा? मैं तो फ़िलहाल उनके विचार के प्रति बहुत आग्रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत सम्माननीय विचार है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। हाँ, एक बात बताऊँ, उन्होंने त्रिफला की डिमांड भी की थी, तो त्रिफला के साथ एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि त्रिफला में हरड़, बहेड़ा, आंवला पड़ता है, सभी जानते हैं। उसमें एक घटक है बहेड़ा। बहेड़े के साथ जानते हैं क्या होता है? हरड़ में कोई बीज नहीं होता, आंवले में बीज होता है। तो बाज़ार वालों का मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वे आंवले का बीज निकाल के पीसते हैं, आंवला की नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, ये तो बाज़ार वाले जाने। मैं तो फ़िलहाल जो घर में मैं आंवले मंगाती हूँ उनको मैं सुखाती हूँ, उनके तो बीज निकाल कर ही मैं पीसती हूँ। लेकिन अब बहेड़े की कहानी सुनिए। मैं बहेड़े का मैं आपको दिखाती हूँ कि बहेड़े की 3 परतें होती हैं, और बहेड़े की जो परत त्रिफला में खाई जाती है ना, वो सिर्फ ऊपरी परत होती है। ये देखिए आप, ये बहेड़े के छिलके हैं, ये देखिए, ये बहेड़े का छिलका है। इसके अंदर एक पीले रंग की गुठली होती है, वो फेंक दी जाती है, वो अनावश्यक चीज़ होती है। ये देखिए, ये आपको गुठली दिखाई दे रही होगी ना, ये किसी मतलब की नहीं होती है, ये फेंकने का वाला सामान है। इनमें से सब गुठली अलग अलग निकाल के फेंक दी गई है, और इस गुठली के अंदर एक बीज होता है। उस बीज का तो मैं तेल बनाती हूँ। मैंने कई बार तेल बनाने का वीडियो डाला है, तो आपने देखा होगा कि वो जो बहेड़े के अंदर की गुठली होती है उसी का तेल बनता है, जो सुश्रुत संगीता वाला फार्मूला है जिससे मैं बाल उगाने वाला तेल बनाती हूँ। लेकिन अब बात हो रही है त्रिफला की। इस त्रिफले में जो बहेड़ा पड़ता है ना, जो मैं डालती हूँ, लोग डालते हैं वो तो समूचा बहेड़ा पीस देते होंगे, जो साबुत साबुत बहेड़े होते हैं बस वही पीस दिए जाते होंगे। लेकिन जो मैं डालती हूँ वो ये छिलका होता है, शुद्ध साफ, कहीं से कोई कचड़ा नहीं है। आप देख रहे हैं, सुखाया, ये थोड़ा गीला होता है ना, इसको सुखाया जाता है। इसको पहले तोड़वाते हैं, तोड़ने के बाद गुठली अलग करते हैं, बिया अलग करते हैं, छिलका अलग करते हैं। इतनी मेहनत पड़ती है इसको करने में। फिर ये बहेड़ा अलग होता है, फिर ये बहेड़ा पीसा गया है, आज बड़ी मशीन में पीसा गया है, अब त्रिफला मिक्स होगा। ये छिलका पड़ता है। जब भी आप त्रिफला बनाइए तो उसमें इस बात का ध्यान रखिए कि बहेड़े का बस यही है जो खाने योग्य है। बहेड़े का बीज विष माना गया है उसमें कि वो नहीं खाना चाहिए, पेट के लिए हानिकारक होता है। और ये गुठली तो खैर खाने वाली है ही नहीं। गुठली तो देख ही रहे हैं कितनी कड़ी है, ये कितना कड़ा ये है। ये शेल इतना कड़ा होता है कि 2 बार हथौड़े मारिए तब जाके ये टूटता है, ऐसे टूटता नहीं है। ये हाथ से देखिए दब भी नहीं रहा है, तो ये तो खाने वाला सामान ही नहीं है। हाँ, ये जो आपके छिलके, ये खाने वाले सामान, यही पत्ते, ये ऐसे भी चूर चूर हो जा रहे हैं,
सूख जाएंगे, सूख जाते हैं तो ज़रा अच्छे से पीस जाते हैं। ये बहेड़े के सूखे पत्ते। जो बाज़ार में बहेड़ा मिलता है वो अगर काम नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कारण मुझे लगता है यही हो सकता होगा कि समूचा बहेड़ा पीस दिया जाता है, जो त्रिफला बाज़ार में मिलता है समूचा पीस दिया जाता है, इसलिए भी वो काम करता होगा। तो ये बहेड़ा है, देखिए पूरा एक बोरा बहेड़ा है, और एक बोरे बहेड़े में मुझे बीज मिला है केवल 2 किलो, इसलिए मेरा तेल जो है महंगा हो जाता है। खैर, तो ये मैं त्रिफला बता रही थी, इसलिए त्रिफले में मुझे ये बताना था कि बहेड़े में क्या चीज़ खाने वाली होती है। तो ये बहेड़ा जो है आप त्रिफला बनेगा, उनके लिए मैंने स्पेशली जो है आज पिसवाया है साफ़ करवा के। साफ़ तो ये पहले से था, लेकिन एक बार धूप दिखा देना ज़रूरी होता है पीसने से पहले। ये त्रिफला बनेगा उनके लिए, वे अपनी बहनों को देंगे। भगवान उनका कल्याण करें, उनके जैसी सोच हर भाई के दिमाग में दे। मैं आज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। देखिए आज कितने लोग देख रहे हैं। शशि प्रभा जी देख रही हैं, अखिलेश द्विवेदी जी भी लाइन पर है, उत्तम चंद्र शर्मा जी भी लाइन पर है, और भी लोग हैं। यहाँ दिखा रहा है कि 50 लोग लाइन पर हैं, लेकिन मैं सबका नाम देख नहीं पा रही थी। खैर चलिए, अगर किसी का कोई कमेंट आएगा तो मैं आपको जवाब दे दूँगी, फिर कल हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।